हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर का नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, जिसमें नए नए राजाओं के बारे में और नए नए साम्राज्यों के बारे में बताया जाएगा। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले आपके सामने एक इंडिया का जो मैप है उस समय का दिखाई दे रहा है। उसमें जो है अलग अलग जो साम्राज्य थे उनके बारे में बताया गया है। जैसे कि आप साउथ इंडिया में देख सकते हैं नीचे के हिस्से में, इसमें चोला, चेराज, पांड्याज और उससे ऊपर राष्ट्रकूटाज, इनके बारे में बताया गया है। और अगर थोड़ा ऊपर हम लोग आए तो चहमांस, जिन्हें चौहान्स भी कहा जाता है, उनके बारे में बताया गया है। और गुर्जरा, प्रतिहाराज, इनके बारे में भी इस चैप्टर में बताया गया है। और साथ ही साथ में हमारा जो वेस्टर्न भाग है वहां पे पालाज जो है उनके बारे में भी इस चैप्टर में बताया गया है। तो आगे हम लोग इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। जो नए नए जो साम्राज्य हैं इनकी शुरुआत किस प्रकार से हुई, इनका उद्भव किस प्रकार से हुआ। अगर 7th सेंचुरी की बात करें तो 7th सेंचुरी में बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे या बहुत बड़े बड़े मुख्य योद्धा थे। वो क्या करते थे, हमारा जो भारतीय सब कॉन्टिनेंट है इसमें अलग अलग जगह राज्य किया करते थे। और उस समय जो राजा हुआ करते थे वो उन्हें अपने सहायक या सामंत कहा करते थे। ये बात यहाँ बहुत ही ध्यान रखने योग्य है। बड़े बड़े राजा अपने यहाँ पे बहुत बड़े मुखिया को या वीर योद्धाओं को सामंत के रूप में रखा करते थे। और इन सामंत लोगों का काम क्या था, वो इन राजाओं के लिए कार्य किया करते थे। समय समय पे उनके लिए उपहार लाया करते थे और उनके लिए जितनी भी आवश्यकताएं थी उसको वो पूरा किया करते थे। उनके जितने भी लड़ाई से संबंधित काम थे वो भी ये सामंत ही देखा करते थे। और समय बीतने के साथ में कई बार ऐसा हुआ कि कुछ सामंत जो थे वो बहुत ही ताकतवर और बहुत अधिक धनवान हो गए। उन्होंने अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर घोषित कर दिया, जिसमें उन्होंने क्या किया, जिस इलाके के अंदर वो लोग रहा करते थे वहां का छोटा राजा उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया। और कई बार तो ये क्या किया करते थे, ये जो उनके जो बड़े राजा हुआ करते थे उनके खिलाफ बगावत कर देते थे और खुद को स्वतंत्र राजा भी घोषित कर दिया करते थे। इसी प्रकार का एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है हमारे भारत के डेक्कन प्लेटो की। अगर हम बात करें तो वहां पे राष्ट्रकूटाज जो है वो जो शुरुआत में जब थे वो चालुक्य जो कर्नाटका में रहने वाले राजा थे उनके सहायक थे। लेकिन 8वीं सेंचुरी के बीच में दांती दुर्गा जो कि एक राष्ट्रकूटा चीफ थे या मुखिया थे, उन्होंने क्या किया कि अपने जो राजा है उनको राजा मानने से मना कर दिया और खुद राजा बन गए। और उन्होंने क्या किया, एक धार्मिक परंपरा या रीति रिवाज होता है जिसे हिरण्यगर्भा कहा जाता है। इसमें क्या होता है, हिरण्यगर्भा का वास्तव में मतलब होता है सोने की कोख। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग राज परिवार से संबंध नहीं रखते थे वो बहुत बड़े पंडितों के साथ में, ब्राह्मणों के साथ में एक विशेष प्रकार की पूजा करते थे जिससे उनका दोबारा जन्म हो सके और वो जो है क्षत्रिय रूप में अपने आप को साबित कर सकें, वो अपना राजकाज संभाल सकें। अन्य मामलों की अगर हम बात करें तो अन्य मामलों में क्या था, बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो कि राजा की सहायता करते थे उनके अनेक कामों के अंदर, चाहे वो युद्ध हो या और अन्य किसी प्रकार के काम हो। जैसे कि आप जान सकते हैं कदम्बा मयूराश्रमन और गुर्जरा प्रतिहारा हरिश्चंद्र जो हैं वो ब्राह्मण थे। उन्होंने भी क्या किया, अपने पुराने जो परंपरागत जो कार्य थे उनको छोड़ दिया और उन्होंने भी हथियार उठा लिए और उसके बाद में वो भी आगे जाके बहुत बड़े राजा बन गए। और कर्नाटक में और राजस्थान में उनका अलग अलग राज्य चला करता था। तो यहाँ हमने जाना कि राजा की सहायता के लिए सामंत हुआ करते थे और समय पाकर ये सामंत जो है
ताकतवर होने के बाद में अपने आप को एक आजाद राजा के रूप में घोषित कर दिया करते थे। अब हम पढ़ने वाले हैं इन साम्राज्यों में किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन चलता था उसके बारे में। जो नए-नए जो ये राजा हुआ करते थे, वो बहुत ही बड़े-बड़े उपाधियों को धारण करते थे। जैसे वो अपने आप को महाराजाधिराज कहलवाना पसंद करते थे। महाराजाधिराज का मतलब होता है राजाओं का भी राजा, और उसी के साथ-साथ में त्रिभुवन चक्रवर्ती, जिसका मतलब होता है तीनों लोकों का राजा। इस प्रकार की वो उपाधियां धारण किया करते थे। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो उनकी शक्तियां जो थी वो उनके सामंतों के साथ में बटी हुई थी, और उसी के साथ ही साथ बहुत सारे किसान, व्यापारी और ब्राह्मण जो थे उनके साथ भी उनकी शक्तियां जो थी वो बटी हुई थी। हर एक राज्य के अंदर धन जो है वो लिया जाता था किसानों से, जानवरों को रखने वाले गवालों से और बहुत अधिक कलाकारों से, और अक्सर उन्हें बाध्य किया जाता था कि जो भी वो आय कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा वो राजा को दे दें। कई बार इसे किराए का नाम दिया जाता था, क्योंकि राजा कहते थे कि आप जिस जमीन में रहते हो वो हमारी है, इसलिए हम आपसे टैक्स लेंगे। और इसी प्रकार से व्यापारियों और अन्य लोगों से भी पैसा लिया जाता था। आपको ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा, उस समय लगभग 400 प्रकार के टैक्सेस हुआ करते थे। चोला राजा जो हैं उन एक इंस्क्रिप्शन मिला है जो कि तमिलनाडु में राज किया करते थे। उसमें बताया गया है कि 400 से भी अधिक प्रकार के टैक्स उस समय हुआ करते थे। उनमें सबसे जो मुख्य था वो एक वेती टैक्स था, जो कि केश के रूप में नहीं बल्कि बेगार के रूप में काम में लिया जाता था, जहां लोगों को राजा के लिए काम करना पड़ता था। और एक टैक्स और हुआ करता था जिसे कदमई कहा जाता था, जो कि जमीन के लिए टैक्स होता था। और इसी प्रकार से कई प्रकार के टैक्स हुआ करते थे, जो उनके घर पे छत लगाने के या नारियल के पेड़ पे चढ़ने के, और भी कई प्रकार के टैक्स उनसे लिए जाते थे। ये जो सारा धन उनसे लिया जाता था वो राजा के पास पहुंचता था, और राजा इस धन से बहुत बड़े-बड़े मंदिरों का और किलों का निर्माण करवाया करते थे। जैसा कि आपको पता है पुराने समय में जो राजा थे वो फोर्ट्स में या किलों में रहा करते थे, और उसी के साथ-साथ में इस पैसे को लड़ाइयाँ लड़ने में भी काम में लेते थे। और वो लड़ाइयाँ भी इसलिए लड़ते थे ताकि वो और अधिक धन प्राप्त कर सके, क्योंकि लड़ाई को जीतने के बाद में लूट में वो बहुत अधिक पैसा या जमीन ले पाते थे। वो लोग जो कि लोगों से टैक्स इकट्ठा किया करते थे वो प्रभावशाली परिवारों से हुआ करते थे, और ये लोग जो हैं वो एक विशेष प्रकार के परिवार से संबंध रखते थे, और उनके पूर्वज और उनके आने वाली पीढ़ियां ही यही काम किया करती थी। ऐसा ही नियम आर्मी के लिए भी लागू होता था। आर्मी जो राजा की हुआ करती थी उसमें विशेष प्रकार के लोग काम करते थे, और उनके परिवार के लोग ही आगे आने वाली आर्मी में आया करते थे। अब हम पढ़ेंगे प्रशस्ति और लैंड ग्रांट्स के बारे में। प्रशस्ति जो होती है हो सकता है वो पूर्णतः सत्य ना हो, लेकिन उसमें उस समय के राजा महाराजाओं के बारे में हमें जानकारियां मिलती है। इससे हमें पता लगता है कि उस समय के जो राजा थे वो अपने आप को किस तरह से साबित करना चाहते थे, या अपने आप को कैसा दिखाना चाहते थे। वो अपने आप को बहुत बहादुर या बहुत बड़ा योद्धा इस प्रकार से दिखाना चाहते होंगे। और ये जो प्रशस्ति जो हुआ करती थी ये बहुत बुद्धिमान ब्राह्मण्स के द्वारा लिखी जाती थी, जो कि राजकाज के कामों में सहायता किया करते थे। इसी प्रकार की एक प्रशस्ति मिली है जिसमें नागाभट्टा का जो है उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। आपने 6th क्लास के अंदर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा होगा, जो गुप्त काल के बहुत बड़े राजा हुए हैं। इसी प्रकार की एक प्रशस्ति जो है संस्कृत में लिखी हुई पाई गई है, जो कि मध्य प्रदेश ग्वालियर में मिली है। जो नागाभट्टा जो एक प्रतिहारा राजा थे उनकी विजयों के बारे में जिक्र करती है। इसमें बताया गया है कि
उनके सामने आंध्रा के राजा, सिंधव के राजा, विदर्भ के राजा, महाराष्ट्र के राजा और कलिंगा के राजा और भी बहुत सारे जो राजा थे वो उनके सामने झुकते थे जब वो एक राजकुमार थे। उन्होंने चक्रयुद्धा को पराजित कर दिया था, वांगा को उन्होंने पराजित कर दिया था, अनर्ता को उन्होंने पराजित कर दिया था, मालवा, किराता, तुरुष्का, वत्सा, मत्स्या आदि इलाके जो हैं वो सारे उन्होंने जीत लिए थे। इसका मतलब ये कहा जा सकता है नागाभट्टा जो है एक बहुत ही महान राजा थे और उन्होंने कई लोगों को पराजित किया और भारत के कई इलाकों पे उन्होंने अपना नियंत्रण कर लिया था। ये सारी जानकारियां हमें उनकी प्रशस्ति से मिलती है। राजा लोग जो हैं अक्सर ब्राह्मणों को पुरस्कार दिया करते थे, उसमें जमीन जो है वो उन्हें दे दिया करते थे। ये जो प्रशस्ति है वो कॉपर प्लेट्स पे लिखी जाती थी ताकि वो हमेशा इन्हें अपने पास संभाल के रख सकें। जमीन के साथ में और क्या दिया जाता था, यहाँ पे सामने आपको जो दिखाई दे रहा है वो एक लैंड ग्रांट है जो कि तमिल के जो चोला राजा है उनके द्वारा दिया गया है। इसके बारे में हम जानते हैं। इसमें बताया गया है कि उन्होंने क्या किया, जमीन का अलग अलग रूप से विभाजन करने के लिए उनके बीच में मिट्टी की जो है मुंडेर या दीवार बना दी या उसके साथ ही साथ में उन्होंने कांटेदार झाड़ी वाले पौधे लगा दिए और इन जमीनों के अंदर फलों वाले पेड़ हुआ करते थे। पानी, जमीन, बाग बगीचे आदि पेड़ यहाँ देखने को मिलते थे। उसी के साथ साथ में उन्हें इनमें खुली जगह और चारागाह और गांव और कैनाल्स, नदियाँ और भी बहुत सारे चीजें इनमें हमें देखने को मिलती है। और जिस किसी को भी ये जमीन दी जाती थी वो जो व्यक्ति है अपनी जमीन किसी को भी किराए पे देकर इस पे टैक्स ले सकता था। वो अपने जमीन पे किसी भी प्रकार का निर्माण कर सकता था। इसके लिए किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं थी। अगर 12th सेंचुरी की बात करें तो एक बहुत ही लंबी संस्कृत की एक कविता हमें देखने को मिलती है जो कि राजाओं के इतिहास के बारे में बताती है। वो राजा जो कि कश्मीर में राज किया करते थे और ये जो संस्कृत में लिखी गई कविता मिली है ये कलहन के द्वारा लिखी गई है। कलहन ने क्या किया, बहुत सारे संसाधनों का प्रयोग किया जिसमें इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स और अर्लियर हिस्ट्रीज, अकाउंट्स आदि सब का उन्होंने प्रयोग किया और उसके बाद में एक प्रशस्ति को लिखा था। उनकी खास बात ये थी कि अन्य लेखकों की तरह उन्होंने हमेशा राजाओं की प्रशंसा ही नहीं की, उन्होंने उनके बारे में आलोचनात्मक बातों को भी लिखा था और राजाओं की नीतियों के बारे में भी उन्होंने लिखा था। अब हम जानेंगे वारफेयर फॉर वेल्थ। जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय के जो राजा हुआ करते थे वो एक दूसरे से युद्ध किया करते थे और इसका प्रमुख कारण ये था कि वो एक दूसरे के राज्य को या एक दूसरे के धन को अपने पास ले सकें। अगर उस समय की बात करें तो उस समय जो गंगा वैली जो है उसके पास 3 मुख्य जो साम्राज्य है वो प्रचलित थे, जिनमें से एक जो है वो गुर्जरा प्रतिहारा है, दूसरा है वो राष्ट्रकूटाज है, तीसरा जो है वो पाला डायनेस्टीज है। इन तीनों के बीच में हमेशा युद्ध हुआ करता था और ये तीनों जो है एक दूसरे को पराजित करना चाहते थे। इसको 3 समूह के युद्ध का नाम भी दिया गया है। ये राजा लोग जो हैं अपनी ताकत को दिखाने के लिए बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण भी करवाया करते थे। इसलिए जब भी वो एक दूसरे पे हमला करते थे तो वो एक दूसरे के मंदिरों को हमेशा टारगेट किया करते थे और वहां से बहुत अधिक धन को ये लोग लूट लेते थे। इसी प्रकार के एक सुल्तान की अगर मैं बात करूं जो कि इसी प्रकार के काम किया करता था वो है सुल्तान महमूद, जो कि गजनी अफगानिस्तान से संबंध रखता था। उनका जो राज्यकाल है वो 997 से लेके 1030 तक है और उन्होंने अपने साम्राज्य को सेंट्रल एशिया तक फैला लिया था। उसी के साथ ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट है वहां पे भी उनका साम्राज्य था।
ऐसा कहा जाता है लगभग प्रत्येक वर्ष वो यहाँ हमला करने के लिए या लूटने के लिए आया करते थे और उनका जो मुख्य निशाना जो है वो यहाँ के बहुत ही पैसे वाले मंदिर हुआ करते थे, जिसमें सोमनाथ का मंदिर जो गुजरात में है वो भी एक था। महमूद जो ये राजा था अपने साथ में बहुत सारा धन जो है अपनी राजधानी जो गजनी है वहां पे लेके चला गया। महमूद जो राजा था उसको इस बात में भी बहुत अधिक रुचि थी कि वो लोगों के बारे में जाने जिन्हें वो जीत चुका है, और ये जिम्मा उन्होंने अपने एक विद्वान साथी अल बरूनी को सौंपा, जिन्होंने इस सब कॉन्टिनेंट के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उनका एक अरेबिक वर्क है जिसका नाम है किताब उल हिंद। इसमें उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी है और इसके लिए उन्होंने संस्कृत के कई जो विद्वान हैं उनके साथ में भी बहुत अधिक विचार विमर्श किया था। बाकी राजाओं के बारे में अगर बात करूं तो उनमें जो प्रमुख थे वो थे चहमांस, जिन्हें बाद में चौहान भी कहा गया। वो दिल्ली और अजमेर के इलाकों में राज किया करते थे और उन्होंने अपना जो नियंत्रण है वो धीरे धीरे पश्चिम और पूर्व की तरफ फैला लिया। जहाँ पे चालुक्याज जो हैं गुजरात के, उन्होंने उनका विरोध किया और साथ ही साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में गढ़वाल जो लोग हैं उनका भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। सबसे महान जो चौहान राजा हुए हैं उनका नाम है पृथ्वीराज तृतीय, जिनका साम्राज्य 1168 से लेके 1192 तक रहा है। उन्होंने अफगान जो एक रूलर है जिसका नाम था सुल्तान महमूद गोरी, उसे 1191 में पराजित कर दिया था, लेकिन अगले ही साल वो उससे पराजित भी हो गए थे। अब हम चोला एम्पायर को थोड़ा नजदीकी से देखेंगे। जैसा कि आप सामने दिए गए मैप में देख सकते हैं, ये हमें दक्षिणी भारत के बारे में बताता है और ये जो नीचे का हिस्सा है जो आपको थोड़ा रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये वो साम्राज्य है जहाँ पे चोलाज का साम्राज्य हुआ करता था। हम जानेंगे किस प्रकार से उरैया से लेके तंजौर तक वो फैले हुए थे। चोलाज किस प्रकार से अस्तित्व में आए। वास्तव में चोलाज जो थे वो भी एक प्रकार के सामंत थे। अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो कावेरी डेल्टा के अंदर एक मुखिया थे जिनका नाम था मुटरियार। वो बहुत शक्तिशाली थे। वो पल्लवा राजा जो कि कांचीपुरम के थे उनके सहायक हुआ करते थे। विजयालय राजा जो हैं वो उरैयर के चोला परिवार से संबंध रखा करते थे। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपना नियंत्रण साबित कर दिया और मुटरियार को जो है 9th सेंचुरी के बीच में पराजित कर दिया। उन्होंने तंजौर का जो टाउन है उसका निर्माण किया और उसी के साथ साथ में गोडेस जो निशुम्भसुद्धनी है उनका भी एक टेम्पल निर्माण करवाया था। विजयालय के जो सक्सेसर रहे, उनके बाद में आने वाले जो राजा रहे, उन्होंने आसपास के इलाकों को जीत लिया और धीरे धीरे अपने साम्राज्य को बड़ा किया। पांड्यान और पल्लवाज जो थे वो साउथ और नॉर्थ में अलग अलग हिस्सों में राज किया करते थे। राजाराज फर्स्ट जो हैं वो सबसे ताकतवर चोला रूलर के रूप में माने जाते हैं, जो कि 1985 में राजा बने थे और उन्होंने चारों तरफ अपना नियंत्रण कर लिया था और उन्होंने प्रशासन जो है वो भी बहुत सही तरीके से चलाया था। राजाराज के जो सन थे राजेंद्र प्रथम, उन्होंने भी उनकी नीतियों को जारी रखा और गंगा वैली और श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया पे अपना अधिकार जमाया और एक बहुत ही बड़ी नेवी की उन्होंने स्थापना की। अब हम पढ़ने वाले हैं इन राजाओं के द्वारा तैयार किए गए बहुत ही आलीशान मंदिर और बहुत ही बड़ी बड़ी जो विशेष जो मूर्तियां हुआ करती थी उनके बारे में। आपके सामने आप देख सकते हैं तंजौर का बहुत बड़ा मंदिर और गंगईकोंडा छोलापुरम का जो मंदिर है वो बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। ये जो है राजाराज और राजेंद्र के द्वारा निर्माण करवाया गया था और ये जो है मंदिर मूर्ति कला और स्थापत्य कला के लिए बहुत अधिक फेमस है। चोला साम्राज्य के दौरान मंदिर जो है उसके आसपास जो है
बस्तियां बसावट बहुत ज्यादा हुआ करती थी। यहाँ पे क्राफ्ट का प्रोडक्शन बहुत अधिक हुआ करता था और उसी के साथ साथ में यहाँ आसपास में राजा और अन्य लोगों का भी निवास हुआ करता था। यहाँ पे आने वाले पैसे को इस मंदिर के रख रखाव के लिए ही काम में लिया जाता था। बहुत सारे पुजारी, माला बनाने वाले, खाना बनाने वाले, साफ सफाई करने वाले, भगवान का भजन करने वाले और नृत्य करने वाले यहाँ आसपास में रहा करते थे। उस समय के जो मंदिर हैं वो केवल पूजा पाठ के लिए नहीं, ये एक बहुत बड़े हब के रूप में विकसित हुए, जो कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बहुत बड़े केंद्र बने। वहाँ के कलाकारियों के बारे में अगर बात करें तो यहाँ के मंदिर जो हैं बहुत ही अधिक विशाल और यहाँ की जो मूर्तियां हैं वो भी अपने आप में अनोखी हुआ करती थी। चोला साम्राज्य की जो ब्रोंज की जो मूर्तियां हैं वो दुनिया में सबसे विशिष्ट हैं और इनमें से अधिकतम जो मूर्तियां हैं वो देवी देवताओं की हुआ करती थी और कुछ मूर्तियां उनके भक्तों की भी हुआ करती थी। अब पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर और इरिगेशन के बारे में। चोला साम्राज्य में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की गई, उनमें से एक उपलब्धि एग्रीकल्चर भी है। अगर उनके एग्रीकल्चर के बारे में बात की जाए तो कावेरी नदी जो है उनको उन्होंने कई अलग-अलग चैनल्स में बांट दिया था, जो कि अलग-अलग हिस्सों की तरफ जाती थी और ये चैनल जो है कई बार ओवरफ्लो हो जाया करते थे। इसी कारण से यहाँ पे क्या होता था, ये लोग विशेष प्रकार के दरवाजे लगा के रखते थे और पानी को नियंत्रित किया करते थे। यहाँ से उपजाऊ मिट्टी जो है वो आगे चली जाया करती थी और वहाँ पे खेती की जाती थी। हालांकि इससे पहले भी तमिलनाडु में खेती की गई थी, परंतु 5वीं और 6ठी शताब्दी की अगर हम लोग बात करें तो बहुत बड़े हिस्से पे खेती की शुरुआत हुई थी। बहुत बड़े-बड़े जंगलों को साफ किया गया और वहाँ खेती की शुरुआत हुई और पानी के बहुत बड़े-बड़े स्रोत बनाए गए ताकि लोगों को बाढ़ में बहने से बचाया जा सके और इस पानी को सही तरीके से काम में लिया जा सके। अधिकतम इलाकों में पूरे साल में 2 फसलें हुआ करती थी। बहुत सारे इलाकों में अपने आप ही पानी पहुंच जाया करता था। सिंचाई के कई प्रकार के साधन उस समय काम में लिए जाते थे। बहुत बड़े-बड़े पानी के टैंक भी बनाए जाते थे जिनमें पानी इकट्ठा किया जाता था और आवश्यकता पड़ने पर वहां से पानी को काम में लिया जाता था। अब हम पढ़ेंगे इस एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। किस प्रकार से यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन चलाया गया। किसान लोग हैं जहाँ रहते थे उसे उर कहा जाता था और खेती का विकास होने के बाद में धीरे-धीरे यहाँ के लोग जो हैं वो काफी समृद्ध बनने लगे और इसी प्रकार के जो छोटे-छोटे गांव जिन्हें उर कहा जाता था, उनके जो समूह होते थे उन्हें नाडु कहा जाता था और गांव की जो ये काउंसिल है और नाडु जो है वो दोनों मिलके कई प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को किया करते थे, जिसमें न्याय और टैक्स इकट्ठा करना प्रमुख होता था। वेलल्ला जाति के जो अमीर किसान जो हुआ करते थे वो अधिकतम चीजों में अपना नियंत्रण रखा करते थे। वो नाडु और जो उर जो हुआ करते थे उनके कामों में अपना पूर्णतः नियंत्रण रखते थे और चोला गवर्नमेंट के लिए वो लोग काम किया करते थे। चोला राजाओं ने समय-समय पे इन अमीर जमींदारों को बहुत उपाधियां भी दी, जिनमें मुवंदवेलन, अरियार आदि प्रमुख थी। अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस-किस प्रकार की जमीन वहां उस समय हुआ करती थी। अगर उस समय की प्रमुख जमीन के बारे में बात करें तो चोला राजाओं के समय जो इंस्क्रिप्शंस जो लिखे गए हैं उनमें अगर मैं बात करूं तो वहां जो जमीन जो थी वो अलग-अलग हिस्सों में विभाजित थी। पहली प्रकार की जो जमीन थी उसे वेलनवग्गई कहा जाता था, जो कि गैर ब्राह्मण पीजेंट्स के द्वारा नियंत्रित की जाती थी। दूसरी प्रकार की जो जमीन होती थी उसे ब्रह्मदेय कहा जाता था, जो ब्राह्मणों को गिफ्ट में दी जाती थी। तीसरी प्रकार की जो जमीन है उसे साला भोगा कहा जाता था, जो
स्कूलों के लिए दी जाती थी। और अगली प्रकार की जो जमीन है उसे देवादाना या तिरुनामट्टू कन्नी कहा जाता था, जो देवी देवताओं के लिए दी जाती थी। अंतिम प्रकार की जो जमीन है उसे पलिच्च चंदनम कहा जाता था, जो कि जैन संस्थाओं को दान में दी जाती थी। जैसा कि हमने देखा, ब्राह्मण लोगों को जमीनों की बहुत अधिक दान दिए जाते थे, इसलिए ब्राह्मण जो है वो बहुत अधिक संपन्न होते गए और वो कावेरी वैली के आसपास जो इलाके हैं वहां पे बस गए। ये जो ब्राह्मण्य जमीन जो हुआ करती थी, इसे कुछ प्रमुख ब्राह्मण लोगों के द्वारा संभाला जाता था और ये जो उनको संभालने वाली जो सभा होती थी, ये बहुत ही अधिक प्रभावशाली होती थी। इनके जो निर्णय हुआ करते थे उन्हें इंस्क्रिप्शंस में नोट किया जाता था और मंदिरों की दीवारों पे भी उन्हें लिखा जाता था। कभी-कभी कुछ व्यापारियों का समूह, जिन्हें नगरम कहा जाता था, वो भी प्रशासनिक कार्यों को किया करते थे। उत्तरा मेरूर, जो कि चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट में है तमिलनाडु में, वहां से एक हमें इंस्क्रिप्शन मिला है। उसमें इस प्रकार की जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से सभा का उस समय आयोजन होता था। सभा में अलग अलग प्रकार की कमेटी हुआ करती थी, जो अलग अलग प्रकार के कामों को देखा करती थी। जो भी लोग इस सभा के मेंबर बनना चाहते थे, उनके पास किसी न किसी प्रकार की जमीन का होना बहुत ही आवश्यक था, जिसके कारण से वो जमीन से रेवेन्यू को इकट्ठा कर सकें। उनके पास अपना खुद का घर होना चाहिए था। उनकी जो उम्र है वो 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जो हैं उनकी पूरी जानकारी उन्हें होनी चाहिए और वो लोग ईमानदार होने चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के परिवार से पिछले 3 सालों में कोई भी व्यक्ति किसी सभा का मेंबर रहा हो, तो वो मेंबर नहीं बन सकता है। और कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपने अकाउंट या अपने रिश्तेदारों के अकाउंट के बारे में जानकारी नहीं दी हो, वो भी इस सभा में भाग नहीं ले सकता था। ये जो इंस्क्रिप्शंस है वो हमें राजाओं के बारे में और शक्तिशाली मनुष्यों के बारे में बताते हैं। यहाँ पे एक हिस्सा लिया गया है जो कि पेरिया पुरन्नम से लिया गया है, जो कि 12th सेंचुरी का एक तमिल वर्क है, जो हमें बताता है किस प्रकार से सामान्य जो लोग हैं वो अपना जीवन जिया करते थे। अदनोर के बाहरी इलाकों में ये लोग रहा करते थे और उन्हें आउटकास्ट, इसका मतलब ब्राह्मण्स जो लोग थे, वेलाल्स जो लोग थे, उन लोगों के द्वारा इन्हें बाहर रखा जाता था या उन्हें छोटा समझा जाता था। अक्सर वो छोटी छोटी झोपड़ियों में रहा करते थे और कच्चे मकानों में वो रहते थे और इनका जो मुख्य काम था वो मजदूरी का हुआ करता था। वो अक्सर समूह में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। उनका रंग काला हुआ करता था। पेड़ों के नीचे उनकी महिलाएं अपने बच्चों को सोने के लिए रखा करती थी और फिर वो यहाँ वहाँ काम करने के लिए जाया करती थी। और भी उनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें इसमें बताई गई है। इससे हम ये जान सकते हैं कि पुराने समय में जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उनमें से अधिकतम तो राजाओं और शक्तिशाली व्यक्तियों के बारे में ही बताते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी मिले हैं जो आम आदमी के बारे में भी बताते हैं। अब हम पढ़ेंगे चाइना जो है वो टैंग डायनेस्टी में किस प्रकार से विकसित हुआ। चाइना में एक एम्पायर को स्थापित किया गया जो कि टैंग डायनेस्टी के नियंत्रण में था। इस साम्राज्य का प्रचलन लगभग 300 साल तक रहा, जो कि 7 से 10 सेंचुरी तक मान सकते हैं। इसकी कैपिटल जियान थी, जो कि दुनिया के जो बड़े बड़े शहर थे उनमें से एक था, जहां पे तुर्क, ईरानियंस, इंडियंस, जापानीज और कोरियंस लोग जो है वो आया जाया करते थे। टैंग एम्पायर का जो प्रशासन जो है वो विशेष प्रकार के अफसरों के द्वारा चलाया जाता था, जिनका एग्जाम लिया जाता था और उसके बाद में उन्हें ये काम सौंपा जाता था और कोई भी व्यक्ति इस एग्जाम को दे सकता था।